नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो आप लोगों के लिए लाने जा रहा हूं वो है कोशिका विज्ञान की दूसरी क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कोशिकांग के बारे में। तो मैंने आप लोगों को कोशिकांग की एक पहला लेक्चर पहले ही मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने कोशिका के अंदर के पाए जाने वाले अंगों के बारे में बात करा था। ठीक है, चलिए तो बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं आज का दूसरा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अब हम पढ़ते हैं आज राइबोसोम। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं न्यूक्लियस तक बता चुका था। चलिए, राइबोसोम क्या होते हैं? तो राइबोसोम जो होते हैं कोशिका के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब क्या होता है कि बेसिकली प्रोटीन का निर्माण इन्हीं राइबोसोम्स के जरिए होता है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से, थोड़ा सा चीजों को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ कि यह है एक कोशिका, और इस कोशिका के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसे हम कहते हैं केंद्रक, जो कि मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। केंद्रक के अंदर भी एक और चीज क्या पाई जाती है, एक और छोटी सी हिस्सा पाया जाता है जिसे केंद्रिका कहा जाता है। अब यहीं पर ध्यान से समझिएगा, इसी केंद्रिका के अंदर क्या होता है, तो यही केंद्रिका के अंदर क्या बनते हैं, तो डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए के बेसिस पे यहीं पर क्या होता है, आरएनए बनता है, और साथ ही साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज बनती है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, राइबोसोम बनता है। अब राइबोसोम क्या है कि बहुत ही छोटी से छोटे छोटे से आकार के ऑर्गेनेल्स होते हैं, यहां पर बनते हैं। मैं थोड़ा सा कलर आप लोगों के लिए चेंज करता हूं ताकि चीजें आप लोगों को और काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, चलिए अब ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तो प्रेजेंट है ही है, डीएनए से बनता है आरएनए। अब साथ ही साथ में एक और ऑर्गेनेल बनता है, वो है राइबोसोम। अब ये राइबोसोम क्या होता है, तो डीएनए का काम होता है इन राइबोसोम्स को बनाना। अब ये राइबोसोम्स बड़े छोटे छोटे से होते हैं, कुछ इस तरीके से बोलनुमा एक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या होता है, तो ये जो केंद्रक के ऊपर की झिल्ली होती है, इस केंद्रक के ऊपर की झिल्ली से यहाँ से बाहर आते हैं। ये कुछ इस तरह से सभी दूर से बाहर आएंगे, ये बड़े छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, ये अब देखिए ये जैसे ही बाहर आते हैं तो इनकी उपस्थिति कहाँ होती है, तो ये पूरे के पूरे कोशिका द्रव में कैसे होते हैं, तो पूरे के पूरे कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए रहते हैं। अब स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए होते हैं, साथ ही साथ में क्या होता है कि यहीं पर एक और ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे कहा जाता है ईआर। ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर ये जो राइबोसोम्स निकले थे, ये राइबोसोम्स जाकर इस ईआर पर आकर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, इस ईआर पर आकर इस तरीके से चिपक जाते हैं। तो जिस तरीके से क्या होगा, तो ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसे अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं, जिसके बारे में आगे भी मैं आप लोगों को डिस्कस करके बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इन्हीं की उपस्थिति के कारण ईआर को हम दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। देखिए, एक जो ईआर यानी एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको जो न्यूक्लियस के पास वाला दिखेगा, आपको वो किस तरीके का स्ट्रक्चर्स दिखेगा, बिल्कुल उस तरीके का स्ट्रक्चर्स दिखेगा जैसे कि एक स्किन है और उस स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं, और इन पिंपल्स के जैसे ही ये राइबोसोम उनके ऊपर चिपकने की वजह से क्या होता है, इसे हम खुरदुरी सतह वाला राइबोसोम या रफ ईआर कहते हैं। ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, सारी चीजें क्लियर हो रही। साथ ही साथ में कुछ राइबोसोम्स क्या होते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर भी, इस इस कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य भरा है, उस जीव द्रव्य के अंदर भी क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इनका विशेष काम क्या होता है, तो इनका ही विशेष काम होता है प्रोटीन निर्माण करना। अब आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि राइबोसोम जो है एक फोटोकॉपी की मशीन है। ठीक है, राइबोसोम को आप बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि ये एक फोटोकॉपी की मशीन है। अब फोटोकॉपी की मशीन आप लोगों ने जनरली देखी होगी, या जनरली फोटोकॉपी की मशीन सभी लोग जानते हैं कि उसके ऊपर क्या होता है कि फोटोकॉपी की मशीन के ऊपर उसकी प्रतिलिपियां बनाने के लिए या उसकी फोटोकॉपी करने के लिए एक डॉक्यूमेंट रखना पड़ता है। तो वो इसके पास, इस राइबोसोम के पास, ये जो राइबोसोम मैंने बनाया है, ठीक है, थोड़ा सा समझने की दृष्टि से, तो इस राइबोसोम के पास वो क्या जाता है, तो ध्यान से देखते जाइए कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो उपस्थित होता है डीएनए, ठीक है, डीएनए जो कि डबल हेलिक्स मॉडल होता है कुछ इस तरीके से, आगे हम और विशेष तरह इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब डीएनए से बनता है आरएनए, और ये आरएनए सिंगल हेलिक्स कुछ संरचना कुछ इस तरीके से होती है। अब
यही आरएनए क्या होता है, इस राइबोसोम के पास जाता है। अब इस राइबोसोम के इस आरएनए के ऊपर कूटनीतिक भाषा में, अब कूटनीतिक भाषा या रीजनिंग आप इससे समझ सकते हो, ठीक है। एक कोड वर्ड लैंग्वेज जो होती है, उस कोड वर्ड लैंग्वेज में कुछ कुछ मतलब इसके पास क्या होता है, कुछ कोड होते हैं, उस कोड के आधार पर, ध्यान से समझते जाइएगा, उस कोड के आधार पर ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम क्या करता है, कोशिका के अंदर या किसी भी प्रकार से पाए जाने वाले 20 अमीनो अम्लों को सिलेक्ट करता है, ठीक है। और 20 अमीनो अम्ल में से कुछ अम्लों को सिलेक्ट करता है और इसी के आधार पर क्या बनाता है, इस 20 अमीनो अम्ल से ही क्या बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। कुछ इस तरीके से प्रोटीन के लंबे लंबे फाइबर्स बनाता है। तो इसी वजह से क्या किया जाता है कि राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए, चीजें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बारे में हम रिटर्न कुछ चीजें देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से हमको चीजें समझ में आनी चाहिए। उन सारी चीजों को डिटेलिंग में हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से आप चीजों को अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। उन्हीं सारी चीजों के बारे में लिखा है कि राइबोसोम कोशिका में पाए जाने वाले राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है। इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब राइबोसोम की खोज जो थी वो किसने करी थी, जी.ई. पैलेड ने की थी। ये बात आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से याद रखनी है क्योंकि काफी बार इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिका में स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिका द्रव्य के अलावा अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे ही मैं बार बार ER कह रहा था, इसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जालिका में बंधित रूप से पाए जाते हैं क्योंकि उन्हीं के ऊपर चिपके होते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण ही खुरदुरी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका बनती है। तो ये बात आप लोगों को राइबोसोम्स के बारे में जान रखना है। इसे ही कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। देखिए कुछ स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के लिए लाया हूं। यहाँ पर क्या है, ये वाला चीज जो आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ऊपर की ये जो झिल्ली है, न्यूक्लियर इन्वेलप बोल सकते हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हो। यहीं पर क्या होता है, राइबोसोम्स का निर्माण होता है। राइबोसोम्स यहाँ से निकलते हैं और ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा, जो ब्लू और ग्रीन कलर का, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहाँ से निकलते हैं और न्यूक्लियस के पास वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे देखिए रेड रेड कलर में दिख रहा होगा, इनके ऊपर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये रफ ER बनते हैं। रफली सरफेस दिखाई देती है, इसलिए इसे रफ ER यानी खुरदुरी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जबकि पीछे वाला ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, वहां पर राइबोसोम की क्वांटिटी बहुत ही कम या ना के बराबर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे स्मूथ ER कहा जाता है। चलिए, चीजें काफी अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी राइबोसोम्स के बेसिस पे आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग बात करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से न्यूक्लियस के पास में, ये दो चीजें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पर इसके बारे में विशेष बातें देख लेते हैं। क्या है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका केंद्रक झिल्ली से लेकर प्लाज्मा झिल्ली तक असंख्य शाखाओं वाली झिल्लियों का जाल है। मतलब ये क्या होता है, तो ये यहाँ से मतलब न्यूक्लियस से तो पाई जाती है और न्यूक्लियस के पाए जाने तक कहाँ तक पाई जाती है, इसकी बाउंड्री जो होती है ये कहाँ तक, तो ये सेल की बाउंड्री तक पाई जाती है या कोशिका झिल्ली तक फैली हुई होती है। अब ये बनी किसकी होती है, तो ये फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। इसको सर्वप्रथम गार्नियर ने देखा था। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये बात याद रखना है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने करी थी, तो वो थी गार्नियर ने करी थी, परंतु इसे पॉर्टर ने, ठीक है, तो पॉर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका ER कहा। ठीक है, चलिए आगे अगले ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं भैया, राइबोसोम की उपस्थिति। राइबोसोम की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें दो प्रकार से बांटा गया है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। सिंपल सी बात है, खुरदुरी और अंतःप्रद्रव्य जालिका मतलब यहाँ पर क्या पाया जाएगा, तो यहाँ पर राइबोसोम पाया जाएगा। जबकि अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ हम बढ़ते हैं। ER के कार्यों को देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसे कोशिका का अंतः कंकाल भी कहा जाता है। ये बात आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, कि कोशिका का अंतः कंकाल किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ER को। यह रासायनिक पदार्थों का स्थानांतरण भी करते हैं।
बिल्कुल सही बात है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग पहले वाले डायग्राम में चीजों को देख चुके होंगे। देखिए यहाँ पर अब राइबोसोम को क्या चाहिए, प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए इन्हें, तो बेसिकली इन्हें चाहिए अमीनो अम्ल। अब अमीनो अम्ल चाहिए तो अमीनो अम्ल अम्ल जो प्रोवाइड करवाता है ये ईआर के माध्यम से इनको अमीनो अम्ल भी आसानी से प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि रासायनिक पदार्थों का स्थानांतरण करता है। अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं कि कोशिका विभाजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहयोग करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहीं पर राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम को मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए मजदूर हैं, और ईआर क्या है, तो वो कारखाना है जहां पर राइबोसोम बैठ के प्रोटीन बनाते हैं। ये लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करते हैं, ग्लाइकोजन का संग्रह करते हैं। अगला ऑर्गेनेल हम देखते हैं जिसका नाम है गोल्जी काय, इसे अंग्रेजी में गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। अब गोल्जी बॉडी के लिए विशेष बात आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चीजों को समझते जाइएगा कि जीवों को कोशिकाओं में अंतःप्रद्रव्य जालिका से संलग्न थैलीनुमा संरचनाएं जो समूह में पाई जाती है तथा जिनमें द्रव्य भरा होता है गोल्जी काय कहलाती है। ये तो गोल्जी काय की डेफिनेशन है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जहां से आप लोगों को एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो गोल्जी कॉय को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो गोल्जी कॉय को सर्वप्रथम जॉर्ज ने सन 1867 में खोजा था। परंतु कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका पर विस्तृत अध्ययन किया और उन्हीं ने इनके नाम के आधार पर गोल्जी काय रखा। अब देखिए बहुत बार यहाँ से एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। क्या है कि आप बहुत सारी बुक में देखोगे तो उसके लिए बिल्कुल साफ तौर पे लिखा है कि गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी की जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। बिल्कुल आपको यही याद रखना है। लेकिन अगर आप लोगों से ये दो ऑप्शंस आप लोगों को क्वेश्चंस में दिख जाते हैं तब आप लोगों को ये वाला जॉर्ज आप लोगों को टिक करके आना है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम इसकी खोज करी थी और नाम जो था कैमिलो गोल्जी ने काफी अच्छी तरीके से इसका अध्ययन किया था और नाम गोल्जी बॉडी रखा था। अब इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस क्या है, पुलिस कहते हैं। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। देखिए यहां तक की चीजें आप लोग समझ चुके होंगे, कहां तक की कि डीएनए से बनता है आरएनए, और फिर आरएनए कहां पहुंचता है, तो वो पहुंचता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम ने क्या बनाया, तो राइबोसोम ने बनाया प्रोटीन को। ओके, अब ये प्रोटीन जो होता है वो पहुंचता है किसके पास, तो वो प्रोटीन पहुंचता है गोल्जी बॉडी के पास, गोल्जी काय के पास। अब ये गोल्जी काय क्या होता है, तो देखिए थोड़ा सा प्रोटीन का जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये कुछ प्रोटीन का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना है। ठीक है, अब ये तो बेसिकली सिंपली पूरी प्योर प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन के ऊपर क्या होता है, कहीं कहीं पर गोल्जी काय क्या करता है, इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट की चेन लगा देता है या वसा की चेन लगाता है, और इसे क्या करता है संघनित्र करके एक जगह पर इकट्ठा करके और इसको एक इन्वेलप में बंद कर देता है। और फिर ये इन्वेलप पूरा कहाँ निकलता है, तो ये कोशिका के बाहर निकलता है। तो इस तरीके से शरीर के अंदर एंटीबॉडीज जो होती है वो भी प्रोटीन की वजह से ही बनती है, साथ ही साथ में उसमें कुछ वसा और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी अटैच्ड होते हैं जरूरत के अनुसार इस डीएनए के इस आरएनए के हिसाब से। आगे चल रहे समझते हैं गोल्जी काय के प्रमुख कार्य। गोल्जी काय का प्राथमिक और मुख्य कार्य प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण करना है। अब लाइसोसोम क्या होता है इसे आगे आने वाले टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। तो ये क्या काम करता है, तो इसका प्राथमिक और प्रमुख कार्य क्या है, लाइसोसोम का निर्माण करना। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका पर स्थित, देखिए वही चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो मैं आप लोगों को अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि अंतःप्रद्रव्य जालिका पर उपस्थित जो राइबोसोम है उस राइबोसोम ने जो प्रोटीन का निर्माण करा है, अब वो प्रोटीन कहाँ पर पहुंचता है, तो गोल्जी काय में स्थानांतरित होता है। इस प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट या वसा को कौन जोड़ता है, तो गोल्जी काय जोड़ता है। और अंतः ये संश्लेषित प्रोटीन कोशिका झिल्ली के बाहर निष्कासित होते हैं, जिसकी वजह से ये इनके जो भी विभिन्न कार्य होते हैं इन कार्यों को परफॉर्म करते हैं ये प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसी वजह से क्या कहा जाता है, गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ये बात आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑर्गेनेल चलते हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के बारे में विशेष बात क्या याद रखना है, लाइसोसोम काफी छोटी, गोल और अनियमित आकार के एंजाइम युक्त थैलीनुमा जैसे कण होते हैं जो बाहर से एक झिल्ली के द्वारा घिरे हुए होते हैं। ओके,
चलिए और आगे चीजें समझते हैं हम। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? तो क्रिश्चियन डी डुबे ने इसकी खोज करी थी। कब? तो ये करी थी 1948 में। ठीक है, अब यहाँ पर विशेष बात आप लोगों को लाइसोसोम का कार्य भी यहीं पर इस नोट के आधार पर समझ में आएगा। और इसे क्या कहा जाता है? तो इससे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्यों कहा जाता है इसको समझते हैं हम। लाइसोसोम में, ठीक है, लाइसोसोम में लगभग 24 हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कितने हाइड्रोलिटिक एंजाइम? 24 हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं? तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं? तो ये एंजाइम लगभग सभी जैविक पदार्थों का पाचन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सी चीजों को समझिएगा। ये है कोशिका। कोशिका के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, अभी हम बोल चुके हैं गोल्गी का है, ईआर है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीजें होती है। अब यहीं पर क्या है? लाइसोसोम भी है। और ये लाइसोसोम के अंदर ध्यान से समझते जाइए, ये लाइसोसोम के अंदर क्या भरे हुए हैं? 24 हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये 24 हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस कोशिका झिल्ली के बाहर तो सॉरी इस लाइसोसोम के ऊपर की इस झिल्ली को पार करके बाहर तो आ नहीं सकते। ठीक है, अब यहीं पर ये पड़े हुए होते हैं। अब लाइसोसोम की झिल्ली उन एंजाइम के लिए प्रतिरोध होती है। सीधी सी बात है, प्रतिरोध होती है, इन्हें बाहर आने से रोकती है। जो इनके अंदर उपस्थित हैं, पाचन की क्रिया में लाइसोसोम के अंदर ही संपन्न होती है। अब चीजों को समझते जाइएगा। क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि देखिए, जब भी सीधी सी बात है कोई सी भी प्रक्रिया हो रही है तो कुछ हमेशा ऐसी चीजें बनेगी। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की ही बात कर लेते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात अगर हम कर लेते हैं तो इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम हुआ, और काम होने के बाद किसी भी वजह से ये थोड़ा सा खराब हो गया। खराब होने का मतलब ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाया। ठीक है, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इस कोशिका के अंदर अनयूज्ड है। अब उस अनयूज्ड चीज को कहाँ पहुंचाया जाता है? तो इस लाइसोसोम के अंदर पहुंचाया जाता है। जैसे इस लाइसोसोम के अंदर पहुंचाया जाता है तो इसके अंदर 24 जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये सभी जैव पदार्थों का पाचन कर सकते हैं। तो भैया ये क्या करते हैं? इनका पाचन कर लेते हैं, और पाचन कर लेते हैं और इन्हें पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ऐसा भी देखा गया है कि यदि लाइसोसोम की झिल्ली में क्षति के कारण ये एंजाइम बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि भैया लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम की में क्या हो रहा है भैया? किसी भी वजह से इसके ऊपर की ये जो झिल्ली होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, वो फट जाती है, जिसकी वजह से ये 24 हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस कोशिका के बाहर आ जाएंगे, और इस लाइसोसोम के बाहर आ जाएंगे, और लाइसोसोम के बाहर आ जाएंगे तो ये 24 हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करेंगे? इस कोशिका के अंदर उपस्थित, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, न्यूक्लियस हो, राइबोसोम हो, सभी को क्या कर देंगे? पाचन करने लग जाएंगे, और पूरी तरीके से इस कोशिका को ही क्या कर लेंगे? पचा ले जाएंगे। ठीक है, तो इसी के कारण क्या कहा जाता है? संपूर्ण कोशिका का पाचन हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। साथ ही साथ में इसका एक और काम क्या है? लाइसोसोम के कार्यों को देख लेते हैं। तो लाइसोसोम फेगोसाइट की क्रिया द्वारा लाए गए भोज्य पदार्थों का पाचन करने में सहायता करते हैं। बिल्कुल चीजें समझ में आई रही होगी। अब कोशिका में, हाँ, अब कभी कभार क्या होता है कि भैया ये भी चीजें होती है कि कोशिका के अंदर भोजन की कमी हो गई। अब कोशिका, जैसे ध्यान से चीजों को समझते जाइए, जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको अगर ये ही एनर्जी बनाने का काम करता है। अब देखिए, इसको एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। तो एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, लेकिन इस कोशिका को ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा। अब ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा, जैसे यहाँ पर और भी सारे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। चीजों को समझिएगा कि अगर इनके पास क्या होगा कि ग्लूकोज अगर इनको मिलता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया को अगर ग्लूकोज मिलता है, तब तो ये ग्लूकोज का पाचन कर लेंगे और एनर्जी डेवलप कर लेंगे एटीपी के फॉर्म में। लेकिन क्या होगा? किसी वजह से इस कोशिका को क्या नहीं मिल पाया? ग्लूकोज नहीं मिल पाया। ठीक है, अब जब ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा? अब ग्लूकोज ही अगर नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से इस कोशिका में क्या हो जाएगी? इस कोशिका के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाएगी।
अब इस ऊर्जा की कमी को पूर्ति करने के लिए लाइसोसोम फिर से काम करता है। ये क्या काम करेगा, तो ये लाइसोसोम पूरे के पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को ही अपने अंदर लेके डाइजेस्ट कर जाएगा, यानी पाचन करने लग जाएगा। ठीक है, और पाचन के फलस्वरूप क्या होगा, तो जिसकी वजह से ये फिर से क्या करेगा, इस कोशिका को क्या प्रदान कर देगा, ऊर्जा। तो आवश्यकता पड़ने पर ये कोशिका के अंदर के उपस्थित ऑर्गेनल्स को ही पचाकर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करता है। तो यही बात लिखी हुई है सेकेंड पॉइंट में कि कोशिका में भोजन की कमी होने पर लाइसोसोम कोशिका में संचित भोज्य पदार्थों का पाचन कर सकता है अथवा कोशिकांगों का पाचन कर कोशिका को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, रिक्तिकाएं बहुत ज्यादा हमको डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है, बस आपको क्या याद रखना है कि रिक्तिकाएं जो है केवल पादप कोशिकाओं का अंग है। ये सामान्यतः पादप कोशिकाओं में रिक्त स्थान है जो पादप कोशिकाओं को जल के ऊपर रहने में मदद करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनेल की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल हम पढ़ते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांग या सूत्रकर्णिका या माइटोकॉन्ड्रिया होता है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकर्णिका भी कहते हैं। तो कंफ्यूज ना होइएगा कि सर ने तो माइटोकॉन्ड्रिया बताया लेकिन यहाँ तो सूत्रकर्णिका आ गया, तो सूत्रकर्णिका या माइटोकॉन्ड्रिया बात देखिए। अब कोशिका के अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर ये गोल, लंबे और अंडाकार दिखते हैं। मतलब इनके शेप या तो गोल भी हो सकता है, लंबे लंबे ककड़ी जैसे, या अंडाकार भी देखने को मिल सकते हैं। अब आगे देखते जाइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है। तो ये बात आप लोगों को बहुत ही काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। काफी बार इसका एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि नाभिक को छोड़कर डीएनए और कहां पर पाया जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया जहां पर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब जो वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्य एवं खोज का विषय आज भी है। अपने डीएनए की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर आवश्यकता पड़ने पर अपनी स्वयं की संख्या बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये फिक्स नहीं होता है कि एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निश्चित होती है। जरूरत पड़ने पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ाई जा सकती है, और ऐसा करने के लिए न्यूक्लियस से कोई आदेश नहीं लेना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा खुद करने में सक्षम होता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका में कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यानी श्वसन की क्रिया को अगर हम कोशिकीय श्वसन की बात करते हैं तो कोशिकीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा जहां जो कि कोशिका द्रव में अंदर होता है, और एक भाग जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब आगे देखते हैं, श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पादन होता है, ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। उत्पन्न ये ऊर्जा रासायनिक रूप से एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसकी खोज यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? अल्टमैन ने की थी, परंतु नाम इसका जो रखा था वो बेंडा ने रखा था। तो मुख्यतः आपको क्या याद रखना है कि जो कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन की अंतिम प्रक्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इसी के अंदर क्या होता है? ऊर्जा बनती है। अब देखिए ये एटीपी क्या है, तो एटीपी के बारे में आप लोगों को विशेष बात क्या याद रखना है, इसका फुल फॉर्म तो याद रखना ही रखना है। साथ ही साथ में इससे रिलेटेड एक विशेष बात ये याद रखना है कि ये कोशिका की ऊर्जा नापने की इकाई है। ठीक है, कोशिका ऊर्जा की इकाई है। काफी बार क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका की ऊर्जा इकाई कौन सी होती है, तो कोशिका की जो ऊर्जा इकाई है वो एटीपी होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके का दिखाई देता है।
अब यहाँ पर आप लोगों को ये वाले स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं जालीनुमा जैसे स्ट्रक्चर, जिन्हें कहा जाता है डीएनए, यहीं पर डीएनए प्रेजेंट। और ये ग्रीन ग्रीन जो बलून टाइप के स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये है राइबोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला होता है। दोहरी झिल्ली का मतलब देखिए, एक झिल्ली जो है वो बाहर की तरफ आपको यहाँ दिख रही है और एक झिल्ली अंदर की तरफ जो कि यहाँ दिख रही है, तो ये दोहरी झिल्ली वाला ऑर्गेनेल्स है। देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का बना कोशिका द्रव्य में बिखरी गोलाकार खोखली संरचना है। अंदर से देखने पर ये खोखला दिखाई देता है। ठीक है, इससे ज्यादा आप लोगों को और कोई विशेष बात यहाँ पर ध्यान नहीं लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑर्गेनेल हम देख लेते हैं जिसे तारक केंद्र या सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल के बारे में विशेषतर देखिए, ये है कोशिका, और कोशिका के अंदर पाए जाते हैं कुछ इस तरीके से सेंट्रियोल। इनका मुख्यतः पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार काम होता है, और वो कब होता है हम देखते हैं, समझते हैं कि तारक केंद्र या सेंट्रियोल केंद्रक के समीप पाए जाने वाला एक बेलनाकार कोशिकांग है। देखिए, इस तरीके से बेलन के शेप में दिखता है। ये मुख्यतः जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कुछ निम्न पादपों में भी ये पाया जाता है। ठीक है, अब सेंट्रियोल जो है वो 60 से 70% प्रोटीन का तथा 17 से 23% लिपिड से बनी संरचना होती है। इसमें मुख्य प्रोटीन जो होता है वो ट्यूबुलिन होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारक केंद्र में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताइए, या तारक केंद्र किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। अब इसके कार्य को देख लेते हैं, विशेषतर इसका कार्य क्या है। सेंट्रियोल द्वारा जंतु कोशिका में विभाजन आरंभ होता है। याद रखिएगा कि इसी की वजह से कोशिका में, मतलब ये देखिए, इनका कोई विशेष मतलब पूरे जीवन काल में कोई विशेष काम नहीं, सिर्फ एक ही बार ये काम करते हैं। और ये कब काम करना शुरू करते हैं, तो ये कोशिका विभाजन के समय ही एक्टिवेट होते हैं, मतलब प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और कोशिका विभाजन के दौरान इनसे तुर्क तंतुओं, अब यहाँ पर ये तुर्क तंतु क्या है, तो इसको आगे आने वाले में जब आप लोगों को सेल डिवीजन की क्लास आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, वहां पर इस तुर्क तंतुओं के बारे में और अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। तो अभी बस समझते जाइएगा, कुछ तुर्क तंतु एक फाइबर टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तुर्क तंतुओं का निर्माण होता है। ये तुर्क तंतु गुणसूत्र से सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब गुणसूत्रों के जैसे ये क्रोमोसोम्स है, तो क्रोमोसोम्स के सेंटर वाले हिस्से को सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ स्पिंडल या तुर्क तंतु कुछ इस तरीके से निकलते हैं और इसके सेंट्रोसोम से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुव की तरफ गमन करने में सहायक होते हैं। तो ये इनका विशेष काम है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अगले अपन लवक की तरफ बात करते हैं। ये जो लवक जो होता है, ये सिर्फ पादप कोशिका का ही हिस्सा है। लवक जो है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो लवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा कवकों को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। लवक की खोज ई हकेल ने सन 1865 में की थी, परंतु प्लास्टिड या लवक शब्द का प्रयोग किसने किया था, AFW शिम्पर ने 1885 में किया था। शिम्पर ने रंगों के आधार पर इन्हें 3 भागों में या 3 वर्गों में बांटा है। अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा आ जाता है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। अब इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अवर्णी लवक। ये लवकों में सबसे बड़े आकार के होते हैं। ये बात आप लोगों को विशेष तौर पे याद रखना है कि इनमें वर्णक का अभाव होता है। ठीक है, मतलब इनका कोई कलर नहीं होता, अर्थात ये रंगहीन होते हैं। याद रखिएगा, कोई कलर नहीं होता, इसीलिए इसे अवर्णी लवक कहा गया है। ठीक है, ये पौधों के भोजन संग्रह करने वाले भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मुख्य कार्य भोज्य पदार्थों का संग्रह करना है। संचित भोज्य पदार्थों के आधार पर इन्हें पुनः 3 भागों में बांटा गया है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। देखिए, अब एमाइलोप्लास्ट क्या काम करता है, तो ये स्टार्च, जिसे मंड भी कहा जाता है, स्टार्च का संचय करता है। ये सूर्य प्रकाश में हरित लवक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब स्टार्च को तो कंट्रोल करता, मतलब स्टार्च को स्टोर करते हैं, साथ ही साथ में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्रीन पिगमेंट भी बना सकता है। अब इलियोप्लास्ट ये वसा का संचय करता है, जैसे नारियल एवं अरंडियों के बीज में पाया जाता है। प्रोटीनोप्लास्ट तो ये प्रोटीन का संचय करता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है।
आगे बढ़ते हैं हम वर्णी लवक। वर्णी लवक, इनमें विभिन्न रंग, हरे रंग को छोड़कर, याद रखिएगा जितने भी हम पेड़ पौधों में जितने भी रंग देते हैं देखते हैं, हरे रंग को छोड़कर वो सारे इस वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं, तथा ये पौधों के विभिन्न भाग जैसे पत्तियों, फूल, फल आदि में पाए जाते हैं। अब इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल है जो जहां से काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि टमाटर के लाल होने का कारण क्या है, तो वो है लाइकोपेन, टमाटर के लाल होने का कारण है। गाजर का नारंगीकरण कैरोटीन की वजह से होता है। गाजर का जो लाल रंग होता है वो एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। सेब का लाल रंग भी एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कुर्क्यूमिन की वजह से होता है। ये बात आप लोगों को, ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है हल्दी का। जबकि चुकंदर का जो लाल रंग होता है वो बिटानिन की वजह से, या कुछ लोग इसे बिटानिन भी कहते हैं, जैसे आपको याद रखना है, बिटानिन की वजह से होता है। फूलों का जो पीला रंग होता है वो जिंथोफिल की वजह से होता है। दूध का सफेद रंग कैसीन की वजह से। दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से। मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सिथीन की वजह से, जबकि मिर्च का जो तीखापन होता है वो कैप्सिकिन की वजह से होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना, दोनों के नाम एक जैसे ही है, थोड़ा सा याद रखिएगा। और मूली का जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनाइड की वजह से होता है। आलू के अंदर जो हरा रंग होता है, मतलब देखा होगा आपने कि आलू को जब हम बरसात के दिनों में उसके ऊपर कुछ हरा हरा निकलने लग जाता है तो वो सेलोसोनाइन की वजह से होता है। ठीक है। जबकि आंवले का जो कसेलापन होता है, जो मुंह में खाने से जो कसेलापन या कड़वापन लगता है, वो टैनिन की वजह से होता है। तो वर्णी लवक से रिलेटेड ये फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अब हरित लवक को देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर इसे ही हरित लवक को एक बार हम फिर से लेकर आएंगे जब मैं आप लोगों को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाऊंगा। तो हरित लवक को देखते हैं। अब हरित लवक लगभग सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक विशेष कोशिकांग है, जिनमें एक विशेष प्रकार का लवक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और यही हरित लवक पौधों के हरे होने का भी कारण है। ठीक है। इसमें यह गुण होता है कि यह सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है, मतलब सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके स्टोर कर सकता है। अब आगे समझते हैं। ठीक है, आगे चीजों को और समझते हैं कि इस ऊर्जा की मदद से यह जल वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और सुक्रोज में बदलता है। इसका मतलब क्या काम करता है, ये सूर्य प्रकाश की मदद से जो ऊर्जा बनती है, जो ऊर्जा ग्रहण होती है, उस ऊर्जा को क्या कर सकता है वो, तो इस ऊर्जा को वो इस ऊर्जा की मदद से वो जमीन से जल लेता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसे संघनित करके ग्लूकोज में बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जैव रासायनिक उपापचयी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके, चलिए आगे समझते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका के कोशिकांग द्रव में समान रूप से वितरित रहता है। इसकी संख्या समान कोशिकाओं या भिन्न कोशिकाओं में अलग अलग हो सकती है। मतलब ये जरूरी नहीं है जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होता है वो हर एक प्रकार के पेड़ों के अंदर या हर एक प्रकार के पेड़ों की पत्तियों के अंदर विशेषता है पाया जाता है, तो वहां पर सबकी संख्या सेम हो, ये अलग अलग भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। हरित लवक की थोड़ी सी संरचना देख लेते हैं। देखिए ये चीजों आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मैं एक पादप कोशिका का डायग्राम आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो ये है एक पादप कोशिका। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। अब ये है हमारे पास एक पादप कोशिका। अब इस पादप कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और यहीं पर छोटी छोटी सी इस तरीके से बलून जैसे स्ट्रक्चर वाली संरचनाएं होती है, और इसे ही क्या कहा जाता है, तो यही संरचना को हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इन्हीं की वजह से हरा कलर आता है। अब ध्यान से समझते जाइएगा, तो इसी का स्ट्रक्चर ये बड़ा करके कुछ इस तरीके से दिखाया है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। एक जो बाहर की जो डार्क ग्रीन कलर में, ये बाहर की झिल्ली, और जो अंदर में है लाइट ग्रीन, वो है अंदरूनी झिल्ली। अब इसके अंदर की चीजों की बात करते हैं। इसके अंदर अगर हम यहाँ पर इसके अंदर देखें तो ये सारी चीज क्या है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक संरचना पाई जाती है डिस्क जैसी, कुछ इस तरीके से। चीजों को समझते जाइएगा, कुछ इस तरीके से डिस्क जैसी चीजें पाई जाती है। इस डिस्क वाली चीजों को ही क्या कहा जाता है, थैलोकॉइड कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को ये नाम दिख रहा होगा, थैलोकॉइड। ओके,
तो ये थैलेकॉइड क्या करता है, क्या इसके अंदर ये थैलेकॉइड के ही ऊपर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है, और यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब ये जो थैलेकॉइड होते हैं वो एक से अधिक होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से पड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर। ये चीजें समझ में आ रही है, कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पर देख रहा होगा डिस्क जैसे। अब इस पूरे जब यहाँ पर एक से ज्यादा थैलेकॉइड आपस में से अरेंज्ड हो जाते हैं तब इसे हम क्या कहने लग जाते हैं, तब इसे कहा जाता है ग्रेना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश इसे ग्रेना कहा जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना। अब एक और विशेष बात आप लोगों को क्या याद रखना है कि एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से देखिए कुछ ब्रिज के द्वारा इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो इस ब्रिजों को कहा जाता है स्ट्रोमा लेमला। ठीक है, स्ट्रोमा लेमला। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में खैर जाने की जरूरत नहीं है, अगर स्ट्रोमा लेमला नहीं भी याद होता आपको ग्रेना तक याद रखना। अब ये पूरा पैक है, अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, एक लिक्विड यानी एक तरल पदार्थ पाया जाता है। अब इसके अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उस तरल पदार्थ को ही स्ट्रोमा कहा जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही विशेष बात है। ठीक है, चलिए अब आगे चीजों को देखते हैं, समझते हैं। मैं ये चीजों को यहाँ पर रफ करता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की चीजों को समझते हैं ताकि चीजें और भी अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर। अब क्लोरोप्लास्ट पर दो परतें पाई जाती है जो फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। ये जो दो परतें दिख रही है ये फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। अब इन झिल्ली के अंदर पानी और एंजाइम होता है, तो इस झिल्ली के अंदर पानी और मतलब एंजाइम युक्त तरल पदार्थ होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ओके, इस स्ट्रोमा के अंदर एक डिस्क जैसी रचना पाई जाती है जिसे थैलेकॉइड कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थैलेकॉइड कहते हैं। ये एक के ऊपर एक स्थित होती है जिसे ग्रेना कहते हैं, चीजें मैंने आप लोगों को समझा चुका हूं पहले ही। और ये ग्रेना आपस में जुड़े हुए रहते हैं जिसे स्ट्रोमा लेमला कहते हैं, या स्ट्रोमा लेमला के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब इस थैलेकॉइड पर ही हरित लवक के अणु जिसे क्लोरोफिल कहते हैं अटैच्ड होते हैं इसी के ऊपर। चलिए यहाँ पर एक और चीज आप लोगों के समक्ष में लाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए चीजों को समझते जाइएगा और काफी अच्छी तरीके से। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, चीजें समझ में आनी चाहिए। तो इस थैलेकॉइड पर ही प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ एटीपी का निर्माण भी होता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस तरीके से होती है उसे भी दिखेंगे। अब स्ट्रोमा पर ही वृत्तीय डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, तो ये भी बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनती है कि पौधों की कोशिकाओं के अंदर, ध्यान से समझते जाइए कि पौधों की कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो वो हरित लवक के अंदर पाया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और हरित लवक के भी किस हिस्से में, स्ट्रोमा वाले हिस्से में। चलिए अब हरित लवक को समझते हैं हम। हरित लवक की रासायनिक क्रियाएं, मतलब कुल मिला के फोटोसिंथेसिस को हम देखते हैं। अब हरित लवक पर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं दो चरणों में पूर्ण होती है, प्रकाश अभिक्रिया और प्रकाश विहीन अभिक्रिया। अब प्रकाश अभिक्रिया और प्रकाश विहीन अभिक्रिया को यहाँ पर समझते हैं। देखिए चीजों को यहाँ पर समझते जाइएगा। जैसे ही यहाँ से क्या होता है, सनलाइट आती है, तो सनलाइट क्या करती है, सनलाइट जैसे ही इनके ऊपर पड़ती है, ठीक है, इन थैलेकॉइड डिस्क के ऊपर पड़ती है, तो यहीं पर क्लोरोफिल होता है। और यहीं पर तो यानी ये इस पहली प्रक्रिया को ही, पहली प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो प्रकाश की वजह से संपन्न होती है, इसलिए प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। अब यहीं पर इसी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, तो यहाँ से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी की वजह से इस जल के अणु का क्या होता है, तो इस जल के अणु का ऑक्सीडेशन होता है। और इस ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप यहाँ पर समझ पा रहे होगा कि ये सेंटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है और ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। तो इस एनर्जी की वजह से क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं और रिलीज क्या होती है, तो ये ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब आगे चीजों को समझते हैं। अब यहाँ के तक ही लाइट की जरूरत है, अब इसके बाद बेसिकली लाइट की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब ये प्रकाश के, ये यहाँ से इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो हम बोल सकते हैं प्रकाश विहीन अभिक्रिया कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की। अब चीजों को समझते जाइएगा कि अब यहाँ से क्या होता है, इस एनर्जी के फलस्वरूप क्या होता है, NADPH और ATP का निर्माण होता है। और यहीं पर क्या होता है, तो यहीं पर जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, उस कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन का फिक्सेशन होता है और उस कार्बन के फिक्सेशन के फलस्वरूप शुगर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
ठीक है, शुगर के मॉलिक्यूल बनते हैं जिसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है C6H12 और O6 इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन का फिक्सेशन होता है, कार्बन की चेन्स बनती है जिससे फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स और ढेर सारी चीजें यहाँ पर बनती है। अब चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। तो प्रकाश अभिक्रिया, ये अभिक्रिया थैलेकॉइड डिस्क पर होती है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। इस क्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है और इसमें ऑक्सीजन निकलती है। देख सकते हो आप डायग्राम में, ये ऑक्सीजन यहाँ पर निकलते हुए आपको दिख रही है। अब इसके बाद की प्रक्रिया को प्रकाश विहीन। अब अभिक्रिया का ये चरण स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा का मतलब क्या होता है कि इस जो हरित लवक था, इस हरित लवक के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट होता है ना, जहां पर पानी जो है और एंजाइम युक्त एंजाइम भरे होते हैं, वहां पर ये प्रक्रिया होती है जिसमें सुक्रोज के अणु तथा अन्य आवश्यक उपापचयी अणुओं का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हो शुगर, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स। आगे में आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से चीजें समझ में आए, इसलिए एक मैं थोड़ा सा एक एनिमेटेड वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूं ताकि और चीजें, ये सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कोशिका और कोशिकांगों के बारे में। एक वीडियो के जरिए काफी अच्छी तरीके से चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। जितने भी जीवित जीव जंतु हम देखते हैं वो सारे के सारे ही बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। इन्हें ही कोश जीवन की इकाई कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। एक सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जो कि बाहरी वातावरण से इसे अलग करती है। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, जिसे जीव द्रव्य जो कि जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है। तीसरा होता है डीएनए, जो कि केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। अब आगे अगर हम देखें तो संपूर्ण कोशिका को हम 2 रूप में डिवाइड कर सकते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अगर हम देखते हैं तो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, केंद्रक पाया जाता है और साथ ही साथ में ये काफी मोस्ट डेवलप्ड होती है, जो कि आप लोगों को प्लांट में देखने को मिलेगी और एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है। अब आगे अगर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को अगर देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर मुख्यतः जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि उसके जीव द्रव्य के अंदर फ्लोट करते रहता है। इसके अंदर कोई विशेष केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये जो इस प्रकार के जीव हैं ये हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं और ये एक सेल्यूलर, सिंगल सेल्यूलर होते हैं। अब ऑर्गेनेल क्या है, इन्हें हम देखते हैं। तो ऑर्गेनेल का मतलब होता है लिटिल ऑर्गन, छोटे अंग, जो कि कोशिका के अंदर के अंगों के बारे में बात की जाती है। अब चलिए इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीव द्रव्य को। तो जीव द्रव्य एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे कोशिकांग फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। अब केंद्रक के अंदर अगर हम देखें तो डीएनए पाया जाता है मुख्यतः, और डीएनए के ये जो धागे होते हैं ये क्रोमेटिन नेटवर्क बनाते हैं, एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं, एक बालों के गुच्छे जैसी संरचना बनाते हैं, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय पर यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ में केंद्रक के अंदर एक और केंद्रक पाया जाता है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहा जाता है, जिसका प्रमुख कार्य राइबोसोम का निर्माण करना होता है, जो कि केंद्रक से बाहर निकलते हैं और संपूर्ण कोशिका के अंदर फ्लोट करते हुए रहते हैं। इनका ही प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन निर्माण का। इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब ये कोशिका में पूरे साइटोप्लाज्म या पूरे जीव द्रव्य के अंदर स्वतः घूमते तो रहते हैं और साथ ही साथ में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आकर चिपक जाते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आकर चिपक जाते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आकर चिपक जाते हैं, जिसके कारण इन्हें हम 2 रूप में देख सकते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, चलिए आगे। अब इसके अंदर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्हें आवश्यक प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ निर्माण करवाता है, अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करवाता है और राइबोसोम इन प्रोटीन को बनाते हैं। अब प्रोटीन निर्माण के बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं, जिनके ऊपर की एक वैक्यूल्स एक इन्वेलप में के अंदर पैकिंग होके ये यहाँ से निकलते हैं, जो जाते हैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी के पास। अब गोल्जी एपरेटस के अंदर क्या होता है, तो गोल्जी एपरेटस के अंदर यही प्रोटीन को तोड़ मरोड़ कर कंडेंस कर इन्हें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है।
आवश्यकता वाला स्ट्रक्चर इन्हें प्रोवाइड दिया जाता है। और साथ ही साथ में इनमें लिपिड के मॉलिक्यूल्स यानी वसा के मॉलिक्यूल्स और कभी कभी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी आवश्यकता अनुसार इनमें जोड़ दिया जाता है। इसे ही कोशिका का पुलिस भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं सेंट्रल वैक्यूल्स। तो सेंट्रल वैक्यूल्स जो कि खाली जगह होती है जो पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, इनका मुख्य कार्य जो होता है वो पानी का संग्रह करना होता है और पौधों को तैरने में मदद। अब एनिमल सेल की तरफ हम वापस बढ़ते हैं, जिसका मुख्य एक और कोशिकांग है लाइसोसोम। ये गार्बेज कलेक्टर का काम करता है, जो कि क्या काम करता है, कोशिका के अंदर व्यर्थ पदार्थों को अपने अंदर लेता है और उन्हें डिस्ट्रॉय या उन्हें डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब अगला ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सारे कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एटीपी या ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे कहा जाता है। अब यहीं पर ये सारी चीजों का निर्माण होता है। अब आगे जितनी ज्यादा कोशिका को ऊर्जा जरूरत होती है उतनी ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है। अब आगे देखते हैं, तो कोशिका को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ साइटोस्केलेटन मटेरियल भी मिलते हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ में माइक्रोट्यूबल्स जो कि नली जैसी खोखली संरचनाएं होती है, ठीक है, ये पूरी कोशिका को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। अब पादप कोशिकाओं के अंदर एक विशेष ऑर्गेनेल जो कि फोटोसिंथेसिस करने के काम आता है, प्रकाश संश्लेषण करने के काम आता है, वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं के अंदर इस विशेष ऑर्गेनेल को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और यही क्लोरोप्लास्ट की वजह से पौधों को हरा रंग मिलता है। और इसी के ऊपर क्लोरोफिल नामक पदार्थ या क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं, जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। और संपूर्ण जो पादप कोशिका होती है वो कोशिका भित्ति के द्वारा घिरी हुई होती है, जो कि उसको दृढ़ता और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि वीडियो की जो भी जानकारी है वो जल्दी से जल्द आपको और सबसे पहले मिल सके। चलिए, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।